स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो बीएड सेमेस्टर 2 के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आज पेडागॉजी इकोनॉमिक्स के तहत कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, अर्थशास्त्र का अन्य स्कूली विषयों के साथ सहसंबंध विषय पर चर्चा करेंगे। जब हम सहसंबंध या कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम किसी एक चर का या किसी एक वस्तु का या किसी एक विषय का दूसरे विषय पर या वस्तु पर या चर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर अर्थशास्त्र का अन्य विषयों पर क्या प्रभाव पड़ता है या अन्य विषय का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सहसंबंधित करके विषयों को क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे बालकों को क्या लाभ होता है, इससे स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होता है, टीचर को क्या लाभ होता है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो और चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र का ये जो सहसंबंध पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सहसंबंध की आवश्यकता क्या है। जो भी ज्ञान है, नॉलेज, वो बटा हुआ नहीं है बल्कि वो अखंड है। उसको पृथक पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, किंतु हम और आप पठन पाठन की सुविधा के लिए इसका वर्गीकरण करते हैं और कर भी लिया है, और इसके अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ग को एक विषय का रूप देते हैं। परंतु विषय का ज्ञान या फिर विषय का अध्ययन ज्ञान का विभाजन नहीं हो सकता है, बल्कि ज्ञान अध्ययन के दृष्टिकोण का अंतर मात्र है। फिर भी विषय का अपना एक उद्देश्य होता है, विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, और हम उसके तहत हम विषयों का अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार के विधियों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अगर बालक के मस्तिष्क की बात करें हम, तो क्या बालक का मस्तिष्क अलग अलग है? क्या उसमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, इन सारे विषयों को अलग अलग पढ़ने के लिए क्या अलग अलग माइंड थोड़ी है? एक कंपोजिट माइंड है, एक ऐसा दिमाग है या मस्तिष्क है जिसमें हम सभी विषयों का या सभी प्रकार के ज्ञानों का समावेश करते हैं। तो इसी प्रकार से नॉलेज भी एक ही है, लेकिन हम अपने अध्ययन की दृष्टि से या अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसको विभिन्न प्रकार के भागों में बांटकर या सब्जेक्टों में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमें सुविधा हो और हम उनको टुकड़ों में बांटकर और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। अब सहसंबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सहसंबंध की अगर हम बात करेंगे तो सहसंबंध, और ख़ास तौर से एक विषय का दूसरे विषय के साथ जब सहसंबंध की हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विषय हो, वो उस विषय पर दूसरे विषय का क्या प्रभाव है या क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर दूसरी विषय उस विषय को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो कोई भी विषय हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सारे विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो आज के 100 साल 50 साल पहले हुई थी। तो जो चीज़ें आज के 100 साल 50 साल पहले हुई हैं, वो चीज़ें किस में आएंगी? वो चीज़ें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो जब आप आज के पहले की जो बीती हुई चीज़ें हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री का विषय हो जाता है। और जब आप कौन कौन से इनोवेशन हुए कृषि के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और वो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं अगर, तो आप उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो साइंस का विषय हो जाता है।
या साइंस से संबंधित हो जाता है। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, उपभोग है, कर है, या फिर कोई फाइनेंशियल एक्ट है, उसको जब बनाया गया इकोनॉमिक्स की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो किसका विषय हो जाता है? तो जब वो एक्ट की बात हम करने लगते हैं तो वो नागरिक शास्त्र का विषय हो जाता है, संविधान का विषय हो जाता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक विषय दूसरे विषय से संबंधित है, अंतर संबंधित है, क्योंकि सिर्फ एक विषय कोई भी नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप विषय को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा आसान हो जाती हैं, समझने में भी आसान हो जाती हैं और समझाने में भी आसान हो जाती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि विषयों का जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, वो बनाए रखा जाए या उसके माध्यम से समझाया जाए, जिससे छात्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार से आप अगर इसकी बात करेंगे तो सहसंबंध का जो पृष्ठभूमि है ये बहुत पुरानी है। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा का एकमात्र ध्येय चरित्र निर्माण करना है। और ये चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है? ये चरित्र निर्माण निर्देशनात्मक शिक्षण के माध्यम से हो सकता है, और निर्देश द्वारा विचार चक्र निर्मित किया जाएगा और शिक्षा चरित्र का निर्माण करेगी। वह शिक्षा जो रुचियों के वृद्धि, विकास तथा प्रयोग पर बल देता है। लेकिन इन सब चीज़ों का कहने का मतलब क्या है? इन सब चीज़ों का कहने का मतलब ये है कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करेगी। तो शिक्षा चरित्र का निर्माण करेगी तो आपको इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं, उन चीज़ों का कैरेक्टर अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। उपभोग का कैरेक्टर डेवलप करे, और सिर्फ उपभोग का नहीं बल्कि अच्छे उपभोक्ता का, अच्छे कंज्यूमर का, अच्छे प्रोड्यूसर का अपने आप में कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। एक अच्छे नागरिक का कैरेक्टर डेवलप करना। तो जब नागरिक की आप बात करेंगे तो वो नागरिक शास्त्र का विषय हो जाएगा। जब आप उपभोग का बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का विषय हो जाएगा। जब आप एक अच्छे जानकार या प्रीवियस में क्या चीज़ें हुई हैं उनकी आप बात करेंगे तो इतिहास का विषय हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें अर्थशास्त्र पढ़ने में अन्य विषयों का भी योगदान है और चीज़ें एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। अब वैसे तो अगर कहा जाए तो दर्शन शास्त्र ही सबसे पुराना विषय कहा जाता है, और विषयों की ज़रूरत ही क्या थी? अगर एक दूसरे से विषयों का संबंध ना होता तो अर्थशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? आप फिलॉसफी पढ़ के भी जान सकते थे सब कुछ। लेकिन चूँकि हम अपने अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए हमने उसको अलग अलग विषयों में बांट दिया और अलग अलग विषयों में बांट के उसका अध्ययन करने लगे, इसलिए विषय अलग अलग हो गए। लेकिन क्या वो वास्तव में अलग हैं? वो वास्तव में अलग नहीं है, बल्कि वो चीज़ें जो हम किसी विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं वो एक दूसरे से आपस में कोरिलेट करती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम एक दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सहसंबंध का उद्देश्य, सहसंबंध जान रहे हैं तो हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि सहसंबंध का यहाँ उद्देश्य क्या है, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होने का उद्देश्य क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सहसंबंध का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके स्थापन से पाठ्यक्रम के भार को कम किया जा सकता है। क्यों कम किया जा सकता है? जब आप किसी विषय को पढ़ाते हैं तो आप उदाहरण देते हैं उससे संबंधित, जैसा भी उदाहरण उस समय आपको देना होता है आप वैसा उदाहरण देते हैं। तो वो उदाहरण जो होता है, एग्जाम्पल आपका होता है, वो किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन की बात कर रहे हैं, चीनी के उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो जब चीनी के उत्पादन की आप बात कर रहे हैं
तो निश्चित तौर पे आपको उसका एक आंकड़ा बताना पड़ेगा कि इतने हेक्टेयर में इतना गन्ना उत्पादित होता है और इतने गन्ने से इतनी चीनी होती है। तो जब आप ये बताएंगे कि इतने हेक्टेयर में इतना गन्ना उत्पादित होता है, तो वो वास्तव में वो ज्योग्राफी का और कृषि का, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर का विषय हो जाता है। लेकिन फिर जब आप उसके माध्यम से जो आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो चीनी तैयार हो रही है, वो आपके प्रोडक्शन का की बात हो जाती है और वो इकोनॉमिक के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा अगर हम उद्देश्य इसका कहें तो समन्वित शिक्षा का दूसरा या समन्वित या सहसंबंधित जो पाठ्यक्रम है या विषयों का जो सहसंबंध है, उसका उद्देश्य है रुचि जागृत करना। अगर आप एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध करके अगर बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो आपका ज़्यादा रोचक होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तीसरा उद्देश्य है इसका सहसंबंध का उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों में समय की बचत की जाए, अर्थात इसके द्वारा समय की भी बचत की जा सकती है। अगला है सहसंबंध द्वारा ज्ञान की अखंडता का ज्ञान कराया जा सकता है, अर्थात आप विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ा के आप ये जान सकते हैं या और बता भी सकते हैं कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जैसा मैंने अभी पहले प्रीवियस में बोला कि नॉलेज अखंड है, वो खंडित नहीं है। आप अपने अध्ययन की दृष्टि से उसको खंड खंड में बांटे हुए हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि नॉलेज जो है वो एक ही रूप में है, वो अलग अलग नहीं है। अगला है सहसंबंध का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा छात्रों को व्यवहारिक बनाया जाता है। यदि अर्थशास्त्र की शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित नहीं किया गया तो उसकी शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष अछूता रह जाएगा, अर्थात आपको सहसंबंध के द्वारा व्यवहारिकता का भी ज्ञान कराया जाता है। अगला है सहसंबंध द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों अर्थात सहयोग, सहकारिता है, उदारता है, सत्य और असत्य की पहचान है, सहानुभूति है, नेतृत्व आदि का भी विकास कराया जाता है। क्योंकि जब आप चीज़ों को सहसंबंधित करके पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर विषय से मिल जाएगा और वो निश्चित तौर पे आपकी पर्सनालिटी को या आपके गुणों को, आपकी सामाजिकता को बढ़ाएगा। अगला है सहसंबंध द्वारा संकीर्ण विशिष्टता से छात्रों को बचाया जा सकता है। विशिष्ट अध्यापन प्रणाली में प्रत्येक अध्यापक अपने अपने विषय को उच्च एवं महत्वपूर्ण बताता है। वही बात जो मैंने अभी कही पहले कि जब आप सिर्फ अपने विषय को, सब्जेक्ट को महत्व देते हैं और तो आप ये भी तो बीच में कह सकते हैं कि दूसरा विषय निकृष्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी विषयों का अपना स्थान है और सभी विषय एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और इसीलिए आपको यह आवश्यक है कि आप चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाइए और कोरिलेटिव करके जब पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों के दिमाग की जो संकीर्णता है वो दूर होगी और वो समझेंगे कि सारे विषय इम्पॉर्टेंट हैं और सभी विषयों का अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे भी जीवन में, अपने भी जीवन में सभी विषयों का स्थान है। अगला है सहसंबंध छात्रों को मानवीय संबंधों को समझने में बहुत सहायता पहुंचाता है। क्यों सहायता पहुंचाता है मानवीय संबंधों को? भाई आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, लेकिन सोशल साइंस में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं है और सब्जेक्ट भी हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है। तो इन सभी चीज़ों का भी उसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, नागरिक शास्त्र है। तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ ऐसी विशिष्ट चीज़ें मिलती हैं जिसको आप धारण करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये तो आपका सहसंबंध का या विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ने का उद्देश्य रहा। अब हमको यह जान लेना ज़रूरी है कि सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो वैसे तो सहसंबंध के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सहसंबंध के 2 प्रकार होते हैं। और जब आप विषयों के कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी जान लेना ज़रूरी है
कि विषयों में सहसंबंध कैसे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका शीर्षात्मक या वर्टिकल कोरिलेशन है, और दूसरा आपका है अनुप्रस्थीय सहसंबंध या हॉरिजेंटल कोरिलेशन। शीर्षात्मक सहसंबंध क्या है, जिसको आप ऊर्ध्वाधर सहसंबंध भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत एक ही विषय के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाता है या सहसंबंध स्थापित किया जाता है एक ही सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, अब अर्थशास्त्र में उत्पत्ति है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ाते हैं तो इन सब चीज़ों का, इन पॉइंट्स को एक दूसरे से आप कोरिलेट करते हैं। तो जब अपने ही सब्जेक्ट का या किसी एक सब्जेक्ट का, या इकोनॉमिक्स की ही बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न सब टॉपिक्स हैं, जब उनका एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करके जब हम शिक्षण करेंगे तो वो शीर्षात्मक या वर्टिकल कोरिलेशन की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लीजिए कि उपभोग है और उत्पादन है, तो उत्पादन और उपभोग ये एक ही विषय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे सहसंबंधित हैं। ये इसका सहसंबंध जब हम बताएंगे तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो उत्पादन है वो उपभोग को प्रभावित करता है। अगर किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हुआ है और मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें, अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो उसको ज़्यादा उपभोग करेंगे, और सप्लाई अगर ज़्यादा होगी, मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि उपभोग और उत्पादन में एक सहसंबंध है, और आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। और दूसरा है आपका अनुप्रस्थीय, अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अब इसका इस हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ, इसमें इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन है, अंतर विषयक सहसंबंध इसको कह सकते हैं आप। इनमें विभिन्न विषयों को एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का आप भूगोल के साथ सहसंबंध स्थापित करना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स का आप भाषा के साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं। तो भाषा कोई भी हो, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो किसी न किसी भाषा में ज़रूर पढ़ाएंगे, चाहे आप हिंदी का सहारा लें, चाहे आप संस्कृत का सहारा लें, चाहे आप इंग्लिश का सहारा लें, चाहे आप अन्य दूसरी भाषाओं के माध्यम से, किसी न किसी भाषा में आपको, क्योंकि भाषा आपके विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, आपको भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जब आप उन भाषाओं की बात करेंगे तो वो एक दूसरे का सहसंबंध हुआ कि नहीं हुआ। आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं तो उस भाषा का इस विषय के साथ सहसंबंध हुआ। इसी प्रकार से आप दूसरे विषयों का भी सहसंबंध कर सकते हैं। आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको यदि किसी विशेष क्षेत्र की बात करनी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा होता है, पंजाब में गेहूँ ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है, तो जब आप खेत की या फार्मर की आप बात करेंगे या पार्टिकुलर किसी लैंड की बात करेंगे तो ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमिक्स है वो ज्योग्राफी से कोरिलेट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके अंतर्गत, हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत, हम लोग एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध करते हैं, या फिर एक विषय का जब दूसरे विषय के साथ आप सहसंबंध स्थापित करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सहसंबंध की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। अब इसका आपने उद्देश्य देख लिया, सहसंबंध का प्रकार देख लिया। अब हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र का अन्य स्कूली विषयों के साथ या स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ क्या सहसंबंध है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र के साथ सहसंबंध। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आप संविधान, नियम, कानून, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो भाई नियम कानून की बात अर्थशास्त्र में कहाँ आ गई, आप ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे आप मान लीजिए कि
जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी तो एक प्रकार का कर है। इससे पहले भी वैट है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम प्रकार के टैक्सेस हैं जो लगाए जाते हैं, सरकार अपनी इनकम के लिए लगाती है। तो इन टैक्सों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टैक्स तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन उन टैक्सों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जनता पर अप्लाई करने के लिए आप कोई एक्ट बनाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं। उन अमेंडमेंट के सहायता से आप उसको अप्लाई करते हैं। तो जब आप उन चीज़, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी को लागू करने के लिए आपने उसको संविधान से पारित किया, संसद से पारित कराया ना, और संसद से पारित करा के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद वो विधेयक बना और फिर जाके जीएसटी लागू हुआ। तो वो जीएसटी एक्ट जो बना वो तो नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट हो गया, संविधान का विषय हो गया, और जीएसटी कर वो इकोनॉमिक्स का विषय है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों आपस में अंतः संबंधित हैं। नागरिक शास्त्र सुखद सामाजिक की कला तथा नागरिक के कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्रदान करता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या करता है? अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब नागरिक कर्तव्य तथा अधिकार क्या हैं और मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि अधिकार और कर्तव्य और एक्ट ये आपका संवैधानिक विषय हो जाता है, और आर्थिक क्रियाएं या टैक्स लगाना, उपभोग, उत्पादन, ये सारा इसका विषय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में संबंधित हैं। अर्थशास्त्र में समाज के उस अंग का वर्णन होता है जिसमें धन की उत्पत्ति, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाएं निहित होती हैं। अब इसी प्रकार से दोनों ही शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं, परंतु उनके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। दोनों ज़रूरतें जो हैं या नीड्स या इम्पोर्टेंस, वो दोनों ह्यूमन के लिए आवश्यक हैं, परंतु उनका क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। एक नागरिकता से संबंधित विषयों तथा दूसरा मनुष्य के अर्थ या इकोनॉमिक संबंधी क्रियाकलापों की व्याख्या करता है। अब इन दोनों भिन्नताओं के होने के बावजूद भी दोनों शास्त्र एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं और उपयोगी हैं। जब अर्थशास्त्र धन की उत्पत्ति तथा वितरण का विवेचन करता है तो नागरिक शास्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। नागरिक शास्त्र इस बात के लिए कानून बनाता है कि नागरिक पर कौन कौन से कर लगाए जाएं भाई, तथा उनको किस प्रकार से वसूल किया जाए। क्योंकि सरकार का तो कार्य क्या है? सरकार का काम है कर लगाना और कर को वसूल करना, और उसके माध्यम से फिर जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको संचालित करना। अब दूसरी तरफ अर्थशास्त्र क्या बताता है? अर्थशास्त्र बताता है कि मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति होना आवश्यक है। जिस समाज में इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है वहाँ आप सफल नागरिक का होना असंभव मान सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों शास्त्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और संबंधित हैं। अर्थशास्त्र नागरिकता को सफल बनाने के लिए वितरण तथा उत्पादन का उपभोग संयुक्त ढंग से करने के पर बल देता है तथा उसको समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तित करता है, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उत्पादन एवं उपभोग कर सके। और नागरिक शास्त्र क्या करता है? नागरिक शास्त्र इन चीज़ों को, उसके वितरण को, उत्पादन को और उपभोग को, इन सब को करने के लिए उसको अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि वो इन चीज़ों का सही से उपभोग कर पाए, कोई किसी को उसमें बैरियर के रूप में बनकर सामने ना आए। और अगर बैरियर बनता है तो उसके लिए फिर कानूनी कार्रवाई होगी, वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आएगा, वो नियम कानून के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक विषय दूसरे विषय के साथ किस प्रकार से अंतर संबंधित है, और सिर्फ संबंधित ही नहीं है बल्कि सहयोगी भी है, सहयोग भी प्रदान करता है। आज के लिए साथियों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।